तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं। इंडियन हिस्ट्री बिना बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नहीं पढ़ी जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। When we study ancient India, the Buddhist texts stand out as one of the most powerful and reliable literary sources, not just for religion, but for understanding society, economics, politics, and culture. हर चीज को समझने के लिए, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर, हर चीज को समझने के लिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Unlike many other religious texts, Buddhism developed a highly organized system of preserving knowledge. This makes Buddhist text extremely structured, layered, and historically valuable. बुद्धिज्म ने क्या किया? बुद्धिज्म ने डेवलप किया एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। देखो, पहले के जमाने में हिंदुइज्म बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा था, हिंदुइज्म को बहुत फॉलो किया जाता था। और हिंदुइज्म में क्या था? हिंदुइज्म में रिटन लिख कर अगली जनरेशन तक नॉलेज को नहीं ट्रांसेंड किया जाता था, ओरली ट्रांसेंड किया जाता था। वेद को पढ़ा दिया जाता था ओरली, और उसी को आगे ट्रांसेंड करवा दिया जाता था। बच्चे वैसे ही ओरली तरीके से, ओरल भाषा के तौर पे वेद को आगे लेकर जाते थे। वेद की नॉलेज को लिख के नहीं लेकर जाते थे। उनके माँ बाप या उनके जो गुरु थे उनको लिख कर नहीं सिखाते थे, ओरली सिखाते थे। लेकिन बुद्धिज्म ने क्या किया? बुद्धिज्म डेवलप्ड ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिजर्विंग नॉलेज। दिस मेक्स बुद्धिस्ट लिटरेचर एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड, लेयर एंड हिस्टोरिकली वैल्यूएबल। बुद्धिज्म ने एक हाईली ऑर्गेनाइज तरीका शुरू किया नॉलेज को प्रिजर्व करने का। उन्होंने लिख के चीजों को ऑर्गेनाइज किया, प्रिजर्व किया। और दिस मेक्स बुद्धिस्ट लिटरेचर एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड, लेयर एंड हिस्टोरिकली वैल्यूएबल। तो वो कैसे लिखते थे? वो बड़ी बड़ी काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज करते थे। कनिष्क के अंडर भी काउंसिल होती है, बड़े बड़े राजाओं के अंडर काउंसिल्स होती हैं, और उस काउंसिल में वो बुद्धिज्म की अलग अलग नॉलेज, बुद्धिज्म के बारे में अलग अलग चीजों को बताया करते थे। ओके, अब क्लासिफिकेशन आ जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, सबसे बेसिक, पाली टेक्स्ट, और दूसरा नॉन पाली टेक्स्ट। अब ये सुनने में जितना सिंपल है, ये है भी उतना ही सिंपल। पाली टेक्स्ट क्या होता है? तो पाली एक भाषा हुआ करती थी जो एंशिएंट इंडिया में बोली जाती थी। तो जितने भी टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तो वो क्या हो गए? वो हो गए पाली टेक्स्ट। और अगर वो नॉन पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं, प्राकृत में लिखे हुए हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, तो वो क्या हो गए? नॉन पाली, या फिर जिन्हें कहते हैं नॉर्मल भाषा में जिन्हें कहते हैं अनुपाली टेक्स्ट। उन्हें हम क्या कह देते हैं? अनुपाली टेक्स्ट, यानी नॉन पाली टेक्स्ट। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज इन विच द टेक्स्ट वर कंपोज्ड। This classification is based on the language in which the texts were composed. Pali was the language of the common people and became the primary medium for early Buddhist teaching. पाली जो है वो नॉर्मल लोगों की, कॉमन लोगों की भाषा हुआ करती थी, इसीलिए ज्यादातर टेक्स्ट जो लिखे गए बुद्धिज्म के वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए। प्राइमरी मीडियम जो है, सबसे पुराना मीडियम जो है बुद्धिज्म के टेक्स्ट को लिखने का, वो कौन सी भाषा है? वो पाली है। Non-Pali texts were written later in languages like Sanskrit, Prakrit, and regional languages, often reflecting the evolution of Buddhist thought. Non-Pali text जो है वो बाद में लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, और भी रीजनल भाषा में, जो कि हमें बुद्धिज्म जो है वो और इवॉल्व हो रहा है और फैल रहा है। फिर वो तिब्बत तक चला जाएगा, चाइना तक चला जाएगा, श्रीलंका तक चला जाएगा। फिर आपको अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, ना जाने कितनी कितनी भाषाओं में बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिखाई देंगे। हर जगह चला जाएगा। तिब्बतियन बुद्धिज्म, लद्दाख बुद्धिज्म कितना पॉपुलर होता है। ये सारा धीरे धीरे फैलेगा। शुरुआत कहाँ से हुई? पाली, जहां जिस जगह बोली जाती थी, जिस एरिया में पाली बोली जाती थी, शुरुआत वहां से हुई, और उसके बाद ना जाने ये कहाँ कहाँ चला गया, कोई इसका कंट्रोल नहीं। फिर अफगानिस्तान, ना जाने कितनी दूर दूर तक मिलेगा बुद्धिज्म। ओके, फिर बात आती है त्रिपिटकास की। त्रिपिटका जो होते हैं वो पाली के ही अंडर आते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें कि पहले यहां पे लिख दो सारे के सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सारे के सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो इनको क्लासिफाई किया जाता है। कैसे किया जा सकता है? ये हो जाएंगे सबसे पहले पाली टेक्स्ट, और यहां क्या आ जाएंगे? अनुपाली टेक्स्ट।
पाली टेक्स्ट और अनुपाली टेक्स्ट। और पाली के ही अंडर क्या आ जाते हैं, पाली के अंदर आ जाते हैं त्रिपिटकास, और क्या आ जाता है, और आ जाता है दीपवंश, और आ जाता है पाली के अंदर एक और चीज आ जाती है, क्या आ जाती है, महावंश, और आ जाता है एक और आ जाता है मिलिंद पन्हो। ये सब क्या है, ये सब मिलिंद पन्हो, ये सब पाली भाषा में लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसीलिए इनको पाली टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिपिटका किसके अंडर आएगा, पाली टेक्स्ट है ये, पाली टेक्स्ट। ओके, नाउ द त्रिपिटका द फाउंडेशन ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर। त्रिपिटका को बुद्धिस्ट लिटरेचर का फाउंडेशन कहा जाता है। जैसे हिंदुइज्म का फाउंडेशन क्या होता है, वेद होता है। कुरान, इस्लाम का फाउंडेशन क्या होता है, कुरान होता है। वैसे ही क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन क्या होता है, बाइबल होता है। सिखिज्म का फाउंडेशन क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब होता है। उसी तरीके से बुद्धिज्म का फाउंडेशन क्या है, त्रिपिटकास, तीन पिटकस। ओके, तो उस तरीके से इसको याद रखना, फाउंडेशन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का। ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर या बुद्धिज्म, त्रिपिटकास। At the heart of the Buddhist literature lies Tripitakas, meaning three basket। तो त्रिपिटका का मतलब क्या होता है, ऐसे ही पता चल रहा है, ट्री, ट्राइंगल, ट्री, तीन से कुछ लेना देना होगा। तो त्रिपिटका, पिटका मतलब बास्केट, त्रिपिटका मतलब थ्री बास्केट्स, तीन बास्केट्स जिनके अंदर बुद्धिज्म नॉलेज भरी हुई है। This is not just a book, it is a massive compilation of teaching, rules and philosophical interpretation preserved and transmitted over centuries। ये सिर्फ और सिर्फ एक किताब नहीं है, इट इज अ मैसिव कंपाइलेशन, बहुत सारी टीचिंग्स, रूल्स, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, इन सब की कंपाइलेशन है। सिर्फ और सिर्फ इसको एक किताब नहीं समझा जाता है। यू कैन नॉट कॉल इट जस्ट अ बुक, इट इज नॉट जस्ट अ बुक। बहुत सारी सेंचुरीज तक अलग अलग जो नॉलेज है बुद्धिज्म की, वो इसमें प्रिजर्व हुई है, वो इसमें लिखी गई है। सो इट इज दैट। Why is it called three baskets? Because originally these teachings were orally transmitted and later written down, and they got grouped into three collection or baskets based on their content। ओरिजिनली क्या था, जैसे हिंदुइज्म में ओरली ट्रांसमिट की जा रही थी टीचिंग्स, बता के ट्रांसमिट करी जा रही थी अगली जनरेशन को, उसी तरीके से उसी तरीके से बुद्धिज्म में भी ओरली ट्रांसमिट करी जा रही थी। लेकिन फिर कोई एक समझदार आदमी आता है और वो कहता है कि भाई ओरली ट्रांसमिट हम नहीं करेंगे, ओरली ट्रांसमिट बार बार हो रही हैं चीजें, इसकी वजह से हर जनरेशन पे अफेक्ट आ रहा है, गौतम बुद्ध की डेथ हो गई है, तो अब कोई है भी नहीं जो कि आपको करेक्ट कर सके हर जनरेशन में आके, तो क्या करो, लिख दो, लिख दो चीजों को, ताकि कोई भी जनरेशन हो उसके पास एक आधार हो, उसके पास एक बेस हो वापस जाके चेक करने का कि ये जो हम बुद्धिज्म की नॉलेज मान रहे हैं, ये जो चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल बुद्धिज्म की टीचिंग है भी या नहीं, क्या वो गौतम बुद्धा की टीचिंग है भी या नहीं। तो ये कोई एक समझदार इंसान आया जिसने कहा कि ऐसा करो। वो समझदार इंसान कौन था, वो समझदार इंसान था महाकश्यप। कौन था वो समझदार इंसान था, वो समझदार इंसान कौन है, महाकश्यप। महाकश्यप कौन है, महाकश्यप? महाकश्यप हैं जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होगी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होगी, उसके प्रेसिडेंट, उसके लीडर, उसके मेन स्पोक्स पर्सन, जो कि उस काउंसिल को कराएंगे, उस काउंसिल को लीड करेंगे, वो कौन है, वो है महाकश्यप। तो ये महाकश्यप का आइडिया था कि सारी की सारी चीजों को ओरली ट्रांसमिट करने की जगह हर जनरेशन के लिए इसको ग्रुप डाउन कर दो, कलेक्शन में लिख दो, इसको कंपाइल कर दो। ठीक। Historical formation of Tripitakas. After the death of Gautam Buddha, his teachings were not immediately written down. Instead, they were preserved through oral tradition, जो मैंने अभी बताया। To maintain accuracy, Buddhist monks organized councils. काउंसिल मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग। गौतम बुद्ध की टीचिंग को प्रिजर्व करने के लिए, एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए बुद्धिस्ट मंक ने ऑर्गेनाइज करी काउंसिल, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हिंदुइज्म में नहीं हो रहा था। हिंदुइज्म में अभी भी ओरली ट्रांसमिट की जा रही थी,
लेकिन बुद्ध आते हैं, बुद्धिज्म आते हैं, बुद्धिज्म के मंक्स आते हैं और वो कहते हैं कि ओरली तो एक्यूरेसी जो है वो खराब हो जाएगी, कोई भी जनरेशन अपने मतलब से कोई भी चीज निकालेगी, उस समय का जो पॉलिटिकल लीडर होगा वो चीजों को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश करेगा, तो एक काम करो चीजों को लिखना शुरू कर दो। तो इसी सिलसिले में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसको लीड कौन करते हैं, एक मंक थे जिनका नाम था महाकश्यप, ये बुद्धिस्ट मंक थे, बुद्धिस्ट मंक, बहुत पुराने बुद्धिस्ट मंक, अपने टाइम के सबसे बड़े, अपने टाइम के सबसे पॉपुलर बुद्धिस्ट मंक महाकश्यप। और सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसीई में, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसीई में। कहां होती है, राजगीर में होती है, राजगीर में होती है। ओके, तो जब गौतम बुद्धा की डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण, जब गौतम बुद्धा की जो डेथ हो जाती है जिसे कहते हैं परिनिर्वाण, परिनिर्वाण कहते हैं, एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कि गौतम बुद्धा ने कभी कोई चीज लिखी नहीं थी, गौतम बुद्धा लिख कर कुछ नहीं गए थे, उनकी टीचिंग कंप्लीटली ओरल थी, उनके दिमाग में जो चीजें आती थी वो बोल के चले जाते थे लोगों को। ऑफ कोर्स वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वाइज इंसान थे, तो उनके उनके जो ख्याल भी होते थे वो उतने वाइज विजडम से भरे हुए होते थे, और वो जब बातें भी बोलते थे तो वो उतनी वाइज होती थी, उतनी विजडम से भरी हुई होती थी। और जो उनके जो मंक्स होते थे, उन्हें उन्होंने अलग अलग जगह पे गौतम बुद्धा को अलग अलग टाइम कुछ बोलते हुए सुना था। तो मान लो यहाँ पे गौतम बुद्धा कुछ बोल रहे हैं और बहुत सारे उनके मंक यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं उनको, घंटों तक सुन रहे हैं उनको, है यहाँ पे अभी वो राजगीर में बोल रहे हैं, फिर हो सकता है वो कहीं और चले गए, वो चले गए वो पाटलिपुत्र चले गए, वो पाटलिपुत्र जाके कुछ बोलने लगे, फिर यहाँ पे बहुत सारे मंक बैठे हुए हैं जो उन्हें सुन रहे हैं वहां के भी। तो ऐसे पूरे के पूरे उस समय जो वहां महाजनपद हुआ करते थे सारे के सारे, हर जगह जाके गौतम बुद्ध ने कुछ ना कुछ बोला, कुछ ना कुछ अपनी टीचिंग्स दी, अपनी बातें कही लोगों के सामने, जो कि कोई भी एक वाइज इंसान करता ही है, अपनी टीचिंग्स को अलग अलग जाके लिखता है, बताता है। तो ये सारी टीचिंग्स को महाकश्यप ने क्या किया, इन सारी टीचिंग्स को कंपाइल करवाने के लिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को बनाया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि इनकी टीचिंग डिस्टॉर्ट ना हो जाए, इनकी टीचिंग को ठीक से रिमेंबर किया जा सके और टीचिंग इनकी मैनिपुलेट ना हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, महाकश्यप ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी, किसने, महाकश्यप ने। ही गैदर्ड 500 एनलाइटेंड मॉन्क्स, जिनको कहा जाता था अरहंत, 500 मंक इन्होंने ऑर्गेनाइज करे जिन्हें अरहंत कहा जाता था। अरहंत का मतलब क्या होता है, समवन हु हैज अचीव्ड लिबरेशन एंड इज कंसिडर्ड स्पिरिचुअली रिलायबल। अरहंत कौन होता है, तो मैं रब कर दूं ताकि मैं आपको बता सकूं। देखो बुक में आपकी इतनी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लिख लेना, इससे अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। तो क्या किया उन्होंने, महाकश्यप ने 500 अरहंत को ऑर्गेनाइज किया। 500 अरहंत, अरहंत कौन होता है, अरहंत होता है समवन हु इज स्पिरिचुअली लिबरेटेड, कि भाई पता है कि ये स्पिरिचुअली लिबरेट हो चुका है, एंड इज रिलायबल, इस पे भरोसा किया जा सकता है। ये लिबरेट हो चुकी है, इसकी सोल लिबरेट हो चुकी है और इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये काम क्रोध मोह माया इन सारी चीजों में नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बताओ महाकश्यप ने कितने बड़े बुद्धिस्ट मंग रहे होंगे कि उन्होंने ऐसे 500 अरहंत इकट्ठे कर दिए, उन लोगों को एक नहीं मिलते हैं, उन्होंने 500 अरहंत इकट्ठे किए। हाँ, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो रिसाइट कर रहे थे ये अरहंत, जो ये टीचिंग्स को रिसाइट कर रहे थे अरहंत, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को, उसको लिख के जॉट डाउन करवाना शुरू कर दिया। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रिसाइटेशन हुई, एक हुई आनंदा की। तो एक अरहंत कौन थे, इंपॉर्टेंट अरहंत थे कुछ, मैं लिख देता हूं, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ये अपने नोट्स में लिख डालो, मजा आ जाएगा जब वापस रिवीजन करोगे। तो इंपॉर्टेंट अरहंत में पहले इंपॉर्टेंट अरहंत थे आनंदा, आनंदा। He had memorized almost all the discourses.
जितने भी डिस्कोर्सेस थे गौतम बुद्धा के, इन्हें सारे रटे हुए थे, मेमोराइज्ड ऑल द रिसोर्सेज, मेमोराइज्ड ऑल द डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा। ठीक है। ही बिगैन टीचिंग विद he began each teaching with thus I have heard, यानी क्योंकि मैंने सुना है। क्या रब क्यों हो गया आनंद। ओके, एंड दिस बिकेम द सुत्त पीठका कलेक्शन ऑफ टीचिंग। यहीं से सुत्त पीठका बनता है, जो आनंद की टीचिंग है इन्हीं से सुत्त पीठका बनता है। सुत्त पीठका कहां से आता है हमें पता चल गया, कहां से आता है, आनंद की टीचिंग से। सुत्त पीठका कलेक्शन ऑफ टीचिंग, किसकी टीचिंग, गौतम बुद्धा की टीचिंग। हमें किसने बताई, आनंदा ने बताई। ठीक, फिर उपाली की बारी आती है, जो दूसरे पॉपुलर अरहंत थे। कौन थे, उपाली। उपाली, अरे यार ये रब क्यों हो रहा है, दूसरे पॉपुलर थे उपाली। ही रिसाइटेड ऑल द रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स, दिस बिकेम विनय पीटका। इन्होंने क्या बताया, रूल्स क्या होंगे, रूल्स फॉर द मंक्स, फॉर द मंक्स एंड नन्स। तो गद्दी पे कोई भी बैठे रूल्स सेम रहेंगे। ये किसने बोला, ये बोला उपाली ने। और इससे क्या बन गया, रूल्स। रूल्स कौन सी किताब में लिखा गया, रूल्स जिस किताब में लिखा गया उसको हम कहने लगे विनय पीटका। विनय पीटका, रूल्स, सारे के सारे रूल्स जहां लिखे गए उसे हम कहने लगे विनय पीटका। दिस बिकेम द डिसिप्लिनरी कोड विनय पीटका। पीटका क्या होता है, पीटका इज अ बास्केट। पीटका जो, पीटका का मतलब होता है बास्केट, और ये मेटाफॉर होता है पीटका, बास्केट ऑफ नॉलेज। इसका लिटरल मतलब होता है बास्केट ऑफ नॉलेज, पाली लैंग्वेज से आया है। ठीक है, पाली लैंग्वेज से। ओके, समझ गए। इसकी थोड़ी और डीप एक्सप्लेनेशन चाहोगे तो इसमें इस सबसे पहला क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्ट्राइन। जितनी भी टीचिंग्स है वो सारी चेक करी गई, डिबेट करी गई, अप्रूव करी गई, और जो अप्रूव हुई वो लिखी गई। इसमें क्रिएट क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड ओरल सिस्टम को वापस लिख दिया गया। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी, ताकि ऑथेंटिफाई कर सके हम चीज़ों को कि हाँ ये सही लिखा गया है। और जितना भी संघ है, जितना भी बुद्धिस्ट संघ था, उसमें संघ क्या होता था, बहुत सारे मंक जहां साथ में रहा करते थे उसे संघ कहते थे। तो जो पूरा संघ था वो यूनिफाई हो सका। ठीक, सो इसका फाइनल इंपैक्ट क्या है, दिस काउंसिल क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ ऑल बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड डॉक्ट्राइन। विदाउट इट बुद्धिज्म माइट नॉट हैव सर्वाइव्ड इवन वन जनरेशन। अगर इन्होंने ये ना किया होता तो भाई सारी की सारी गौतम बुद्धा की टीचिंग थी वो लूज हो जाती, और इनके ये ना करने से बुद्धिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता। क्योंकि उस समय जो हिंदुज्म था, हिंदुज्म इतना पॉपुलर हुआ करता था और उसका इतना कमांड था बाकी राजाओं के ऊपर, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि बुद्धिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता उसके सामने। तो बुद्धिज्म सर्वाइव करा, उसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट हम किसको देंगे, महाकश्यप को। महाकश्यप और अनंदा को और उपाली को, इन्होंने ये जबरदस्त काम किया। तो हमेशा नाम याद रखना, महाकश्यप, आनंद और उपाली। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे आते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, मैं ये सारी चीजें रब कर देता हूं ताकि हमें सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, बहुत जरूरी है ये। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल। कहां हुई, वैशाली में हुई। कब हुई, 383 बीसी में हुई। डिफरेंसेस इन प्रैक्टिसेस वर डिस्कस्ड। देखो, वैशाली में 383 एग्जैक्ट 100 साल बाद, एग्जैक्ट 100 साल बाद क्या हो जाता है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की जरूरत पड़ जाती है। ओवर टाइम मंक्स इन वैशाली स्टार्टेड रिलैक्सिंग रूल्स। मंक्स ने क्या कहा, क्या करा, वैशाली में जो मंक्स थे वो बड़े लूज आउट कर दिया, उन्होंने रूल्स को बहुत इजी कर दिया। रूल्स को इजी, क्योंकि उनसे फॉलो नहीं हो रहे थे भाई, इतना इट्स नॉट इजी, आसान थोड़ी होता है बुद्धिज्म के रूल्स को फॉलो करना और अपने आप को लिबरेशन के पथ पे चलना। तो उन्होंने रूल्स को रिलैक्स कर दिया।
उन्होंने 10 कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कर दी। वैशाली के मंक्स ने क्या किया? वैशाली के मंक्स ने, अभी तुम देखना क्या क्या किया इन्होंने। वैशाली के मंक्स ने 10 कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी। कौन कौन सी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस? उनमें से पहली थी एक्सेप्टिंग मनी, पैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए इन्होंने। दूसरी, ईटिंग आफ्टरनून, शाम हो जाती थी उसके बाद भी खाना खा रहे हैं, जो कि नहीं, गौतम बुद्ध ने मना किया हुआ था कि ये नहीं कर सकते आप। तीसरा, स्टोरिंग सॉल्ट, नमक को जमा करना शुरू कर दिया। तो जो मंक का खाना होता है ना, वो बहुत ज्यादा फीका, उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट चटपटा ये सब नहीं होता। सॉल्ट वगैरह आप नहीं यूज कर सकते। आपको यूज क्या करना होता है? आपको एकदम सिंपल सलाद जैसा खाना खाना होता है। यहाँ के लोगों ने ऐसी 10 कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, जिसमें से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं। और ये जो विनय पीटका के रूल्स हैं, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पीटक बनाई गई थी, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, उसके एकदम खिलाफ था। उसके एकदम खिलाफ था, आप ये नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज की वजह से क्या हुआ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बनानी पड़ी कि भाई चलो चलो, ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुई मेन चीजें? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 ग्रुप बन गए। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हो रहा है, 2 ग्रुप बन जा रहे हैं। पहला ग्रुप था स्थर्वीवाद। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है, यहां पे 2 ग्रुप फॉर्म हो जा रहे हैं। पहला ग्रुप है स्थर्वीवाद, और दूसरा ग्रुप क्या है, वो है महासंघिका। महासंघिका, पहला ग्रुप है स्थर्वीवाद, दूसरा ग्रुप है महासंघिका। स्थर्वीवाद क्या चाहते थे? स्थर्वीवाद थे कंजर्वेटिव। तो ये चाहते थे रिजिड रूल्स, एकदम कड़क रूल होने चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमें लिबरेशन चाहिए। और ये कौन थे? ये थे लिबरल। अब आज के भी देश के लोग लिबरल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ढील मांगते हैं, वो कहते हैं रूल्स को थोड़ा इजी कर दो, इजी रूल्स कर दो, है ना, हर हर चीज में थोड़ी ईज आउट कर दो, आसानी कर दो, आसानी कर दो, कि भाई रूल्स जो हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व हो सकते हैं। ये कह रहे थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स बिल्कुल टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो सकते। स्थर्वीवाद कह रहे थे रूल्स जो है वो रूल्स रहेंगे, है ना, गद्दी पे चाहे कोई भी बैठे, रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। महासंघिका कह रहे थे नहीं, हम रूल्स चेंज कर सकते हैं। तो ये हो नहीं, ये अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो वो क्या हुआ काउंसिल में, फिर काउंसिल में डिबेट हुई। कंजर्वेटिव ने 10, ये जो 10 प्रैक्टिसेस हैं इनको इलीगल कह दिया। स्थर्वीवाद ने क्या कहा? स्थर्वीवाद ने कहा भैया जो आप ये कर रहे हैं ये इलीगल है। स्थर्वीवाद ने कहा ये जो आप कर रहे हैं ये इलीगल है। ये गौतम बुद्ध ने कहा नहीं था करने को, लेकिन लिबरल्स ने क्या कहा, महासंघिका ने कहा कि नहीं हम तो करेंगे, हमें तो आप नहीं रोक सकते, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम तो करेंगे। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका सिग्निफिकेंस हुआ, पहला डिवीजन हो गया। पहला डिवीजन हो गया, मैं यहां पे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है? पहला डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, पहला डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म में, इन्हीं दोनों में, स्थर्वीवादिन्स और महासंघिका में पहला डिवीजन हो जाता है। फर्स्ट ऑफिशियल स्प्लिट है, ऑफिशियल मतलब ऑफिशियली बुद्धिज्म ने माना कि हाँ अब से तुम अलग हम अलग। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज बुद्धिज्म कोई एक यूनिफाइड नहीं बचा है।
आज देखो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होने से पहले, मान लो ये टाइम पीरियड है, यहां पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से पहले वन यूनिफाइड बुद्धिज्म हुआ करता था, वन यूनिफाइड बुद्धिज्म हुआ करता था। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वन यूनिफाइड बुद्धिज्म नहीं बचा, मल्टीपल डिविजन्स होने शुरू हो जाते हैं, आगे चल के और भी हो जाएंगे। सेकंड के बाद तो 2 हुए, और उसके बाद ना जाने कितने, तिब्बत का अलग, चाइना का अलग, श्रीलंका का अलग, इंडिया का अलग, इंडिया में ही इतने सारे, अफगानिस्तान का अलग, महासंघिका, थेरवाड़, ना जाने क्या क्या, अभी देखोगे तुम। फिर जापान में जाता है तो जापान में अलग जेन बुद्धिज्म, ना जाने कितना हो जाएगा, साउथ कोरिया में अलग है, कोई यूनिफिकेशन नहीं बचेगा फिर इसमें। ओके, और बिगनिंग होती है ये किसकी, सेक्टेरियन बुद्धिज्म की। इन 2 ग्रुप से बहुत सारे नए ग्रुप भी निकलेंगे, सब स्कूल निकलेंगे। जैसे स्थर्वीवाद से पहली डिवीजन में क्या क्या, पहली डिवीजन में किसके बीच हुई, पहली डिवीजन हुई स्थर्वीवाद, स्थर्वीवाद और, अरे पहली डिवीजन किसके किसके बीच हुई थी, स्थर्वीवाद क्या हो रहा है भाई, चल जा। हाँ, पहली डिवीजन हुई, फिर से ट्राई करते हैं, स्थर्वीवाद और महासंघिका। स्थर्वीवाद और महासंघिका। स्थर्वीवाद में से ही क्या निकल आता है, स्थर्वीवाद में से आगे निकल आएगा थेरवाड़, और इससे क्या निकल आएगा आगे जाके, महायान, महायान। अरे भाई क्या हो गया, अरे आई डोंट थिंक ये चल पाएगा आज यार, अरे शिट। ओके, इससे क्या निकल आएगा, महायान, महायान, ठीक है। फिलोसॉफिकल डाइवर्जेंस हो जाएगा, देयर वाज नॉट जस्ट, नाउ दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स, इट लीड्स टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म। ये अलग तरीके से बुद्धिज्म को इंटरप्रेट करेंगे, ये अलग तरीके से बुद्धिज्म को। ओके, आई थिंक आज की क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी, ये चल नहीं पा रहा है। सो इसकी अगली वाली क्लास पे को क्लिक करो, इसकी अगली वाली क्लास को क्लिक करो, ये तो अब बार बार लैग हो रहा है, तो मुझे अपना सिस्टम को रोकना पड़ेगा। इसकी अगली वाली क्लास को क्लिक करो, यहीं से पिक करते हैं, यहीं से पिक करते हैं। ओके, अगली वाली क्लास पे जाओ।